नियम ही एक है, जो आया है वो जाएगा। जिसका जन्म हुआ है वो खत्म होगा। जो चीज पैदा की गई है वो नष्ट होगी। अगर आपने कोई भौतिक सुख सुविधा के लिए जैसे सोफा बना लिया, फ्रिज बना लिया, एसी बना लिया, उनका वो भी एक न एक दिन नष्ट होंगे। ये प्रकृति का नियम है, आपका मेरा बनाया हुआ नहीं। ना ये नियम किसी धर्म और किसी जाति के व्यक्ति का बनाया हुआ। अगर कहीं ऊपर वाला होगा, हालांकि तो मैं विश्वास नहीं करता किसी में भी, लेकिन हाँ अगर कहीं ऊपर वाला होगा और उसने ये नियम बनाया होगा, सब लोग अपने दिमाग में सेट करके रखें। ठीक, और जीवन मरण के बीच में एक पीरियड होता है जिसको याद किया जाता है आपके जाने के बाद। अब ये तय आपको करना है वो पीरियड कैसा रखना है। जनता आपकी वाहवाही करे या सिर्फ आपका परिवार आपकी वाहवाही करे, या फिर जनता आपको बुरा भला कहे या आपका परिवार आपको बुरा भला कहे, ये आपको सबको तय करना है। ये मेरे बस की बात नहीं है, ही किसी के बस की भी बात है। आप अपना आचरण, अपना व्यवहार कैसा आपको रखना है, ये आप सबको देखना है। यहाँ मंच पर मंचासीन तमाम साथी हैं, किसी का नाम छूट गया तो बुरा लगेगा, तो जितने मंच पर मंचासीन है, सामने से आए लोग और सहारनपुर के साथी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता, एक लाइन में सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। साथियों, बहुजन समाज में जन्मे तथागत बुद्ध संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, या वो तमाम संत जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के भारत के अंदर छुआछूत के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ अपनी वाणियों के माध्यम से, अपने आंदोलन के माध्यम से भारत की व्यवस्था को एक करने का काम किया, ऐसे सभी संतों को, पीर पैगंबरों को नतमस्तक होता हूं, नमन होता हूं, नमन वंदन करता हूं। 21वीं सदी में जन्मे वो महामानव जिन्होंने भारत में पैदा होकर के भारत की आडंबरवादी व्यवस्था के खिलाफ, भारत की वो धार्मिक व्यवस्था जिसके नाम पर आज देश में लगातार हत्याएं चल रही हैं, उसके खिलाफ, भारत की राज व्यवस्था के खिलाफ, भारत की सभी कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन करने का काम किया छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियार, रामास्वामी नायकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर और महात्मा ज्योतिबा फुले, माता फातिमा शेख, माता सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे तमाम जितने नाम हैं उनको भी नमन वंदन करता हूं। साथियों, एक नाम, ऐसा नाम जिन्होंने इस बहुजन आंदोलन को आगे की ओर प्रफुल्लित किया, प्रेरित किया, जो आंदोलन गरज में जा रहा था, जो आंदोलन कहीं न कहीं पिछड़ रहा था, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया माननीय दीनवाना वाल्मीकि साहब। अगर वो काशीराम साहब को उस रात एनिलेशन ऑफ काट न देते और काशीराम साहब उसको 20-30 बार न पढ़ते, तो मुझे ये लगता है जो गैर बराबरी का आंदोलन हमारे पुरखे हजारों साल से इस देश में चलाते आए हैं, इस विश्व में चलाते आए हैं, वो आंदोलन बहुत कमजोर पड़ जाता। तो मैं झुककर दीनवाना वाल्मीकि साहब को भी नमन वंदन करता हूं। अब नमन वंदन करता हूं इस देश में जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, वो तमाम शूरवीर जिन्होंने भारत को आजाद कराने में बिना स्वार्थ के, बिना किसी व्यवस्था के इस देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने का काम किया, अपना खून देने का काम किया, ऐसे सभी वीर शहीदों को भी क्रांतिकारी सलूट के साथ नमन वंदन करता हूं। अब नमन वंदन साहब काशीराम को करता हूं जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ये बताया। नमन वंदन करता हूं उनको इसलिए कि उन्होंने ये बताया कि इस देश में धन के आधार पर ही राजनीति नहीं की जा सकती। इस देश में एक ठेली लगाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मोची का काम करने वाला इस देश का राजा बन सकता है। इस देश में मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक बन सकता है। नमन वंदन करता हूं काशीराम साहब को कि उन्होंने एक राजनीति को ऐसे पटल पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पैसों के आधार पर राजनीति होती थी, जहां परिवार के आधार पर राजनीति होती थी, जहां विधायक का बेटा विधायक बनना था, उन्होंने राजनीति को उल्टा करके बता दिया और ये बता दिया कि ये देश लोकतंत्र का देश है, इस देश में संविधान स्थापित है, इस देश में हर जाति हर धर्म का व्यक्ति रहता है,
इस देश में हर गरीब मजदूर किसान का बेटा भी उठ करके एमपी एमएलए विधायक बन के अपनी व्यवस्था को आगे की ओर चला सकता हूं। विशेष नमन वंदन करता हूं। साथियों, आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, मैंने देखा तमाम टीम जितने वक्ता यहाँ के, हालांकि भीम आर्मी के इतने सारे वक्ता हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं, कुछ नीचे, कुछ मेरे सामने बैठे हैं कि माइक हाथ में दे दिया जाए, कहा जाए बोलना शुरू करो तो एक एक 2-2 घंटे वो खुल देते जाएंगे। मैं हर बार एक बात कहता हूं, या हमारे मुस्लिम कार्यकर्ता भी हैं, दलित कार्यकर्ता भी हैं, मैं उनको बात ये कहता हूं कि जब तुम्हारे गले में नीला पड़ना पड़ जाता है, फिर ना तो आप मुस्लिम रहते हो, ना हिंदू रहते हो, ना दलित रहते हो, ना पिछड़े रहते हो। उस समय अगर आपको कोई देखता है, जब आपके गले में नीला पड़ना होता है, प्रशासन देखे, संघी देखे या अन्य पार्टी के लोग देखे, उनके मन में सिर्फ एक बात आती है, भीम आर्मी का कार्यकर्ता आकर खड़ा हो गया। वो समय आपके हाथ में बंधे धागे को भूल जाता है, वो समय आपके सिर पर रखी टोपी को भूल जाता है, उसको एक ही बात याद आती है कि ये कार्यकर्ता भीम आर्मी का है। ये डर उन लोगों के दिमाग में है। अब इस डर को, अब कोई ताली मत बजाएगा, सुनिएगा, इस डर को कितना स्थापित करके रखना है, इस डर को कैसे आगे की ओर बढ़ाना है, ये काम करना आप सबका काम है। इस बात पर सोचना, मंथन करना, ये हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए। सब साथियों ने कहा, चंद्रशेखर आजाद जी ने आवाज उठाई, गुजर रेजिमेंट की आवाज उठाई, अभी कल वक्फ बोर्ड का फैसले पर सरकार ने जो किया उस पर आवाज उठाई, गुरु रविदास मंदिर पर आवाज उठाई। मेरे भाई, मेरे में कमी है, जब से आंदोलन में समय दिया है ना, पूरी ईमानदारी से दिया, रत्ती भर कभी मैं कंजूसी नहीं करता, रत्ती भर। जब घर से निकलता हूं आंदोलन के लिए, ये कह के निकलता हूं कि क्या होगा कुछ नहीं पता, पूरी मेहनत करता हूं जितनी क्षमता है। तो ये भी उम्मीद करता हूं, आपकी तालियों से माला से ज्यादा ये उम्मीद करता हूं कि कम से कम जो समर्पण हम लोग दिखाते हैं, आप भी समर्पण को दिखाएं। उठ के जाने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, शांति से सुनने और सीखने का प्रयास करें। तो मैं ये कह रहा कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने संसद में कदम रखते ही आवाज उठाने का काम किया। वो हमने देखा कि भाई चंद्रशेखर आजाद गए, हर वर्ग के शोषित वंचित किसान को, मेरे मजदूर वर्ग की आवाज उठाई। इस देश की एक बड़ी आबादी जिनको मुसलमान कहा जाता है, उनकी आवाज उठाने का काम किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक आवाज उठने से हमारे हक अधिकार पूरे हो जाते हैं? क्या सिर्फ एक आवाज के बढ़ जाने से हमारे हक अधिकार पूरे हो जाते हैं? और अगर नहीं हो जाते तो और आवाजें ऐसी कब वहां पहुंचेगी? ये सवाल मैं आप सब लोगों से पूछता हूं। आपने देखा होगा कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो सारे राजनीतिक दल, सारे सामाजिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन, कांग्रेस का इंडिया गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल से लेकर तमाम पार्टी के लोग सिर्फ एक आदमी को हराना चाहते थे, जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। सिर्फ एक आदमी को हराना चाहते थे। सारे संघ के लोग लग गए कि चंद्रशेखर आजाद कैसे हारे। यहां तक कि जो समाज, जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने अपने स्पेशल टीम के लोग भेजे, समाजवादी ने स्पेशल टीम के लोग भेजे, बसपा ने भेजे कि जाओ कुछ हो ना हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को जीतने मत दो। लेकिन ये आप सबकी मेहनत थी कि एक एक रुपया इकट्ठा करके सब लोगों ने अपने बच्चों का पेट काट करके वहां गए, भाई चंद्रशेखर आजाद को पैसे से मदद की, वहां जाकर के सब लोगों ने प्रचार किया और जनता को यह बताया कि इस देश में नेता बड़ा नहीं, इस देश में जनता बड़ी है। बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र देकर के गए हैं, तब आपने मास्टर के बेटे को जिता करके संसद में भेजने का काम किया और इस देश की सारी राजनीति के मुंह पर थूकने का भी काम किया कि जनता जिसे चाहेगी उसको आगे की ओर बढ़ाए। आप लोगों ने मेहनत की, भाई चंद्रशेखर आजाद जीत कर गए। एक अकेला आदमी वहां जाता है, जय भीम, जय जवाहर, जय मंडल, जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र कहता है, तो नेताओं के पेट में दर्द होता है। वहां से खड़े होकर दूर से कहता है, भाई सारा भाषण यही दोगे क्या? जब मैं उस शब्द को सुनता हूं तो मेरे दिमाग में बार बार वो शब्द रात को टक्कर मारता है कि आखिर एक व्यक्ति जो लोकतंत्र के हिसाब से चुनकर गया, क्या उसके भाषण को बीच में रोक देना या उसको ये कहना है सारा भाषण यही दोगे क्या? क्या ये अपमान नहीं है? अपमान है। इस अपमान को महसूस करना शुरू करो। वो तो देखा, वो खुशी आपने देखी,
लेकिन वो शब्द नहीं सुना कि जब उसको ये व्यक्ति को ये कहा जाता है कि नहीं सारा भाषण दोगे क्या। हालांकि हमारा नेता जवाब देने में बहुत मजबूत है, जवाब तो देता है, लेकिन वो अपमान महसूस करोगे उनकी इतनी हैसियत कैसे बढ़ गई, उन्होंने कैसे कर दिया। अगर आप 50 MP वहां होते और जब वे ये कहते कि सारा भाषण नहीं दोगे क्या, तो वो 10 के 10 खड़ा होकर बैठ कर मुक्का मार के कहते हाँ भाषण देंगे भी तो सुनना शुरू करने की आदत डालो। जब भाषण देना शुरू करेंगे तो पहले भीम आर्मी के लोग बोलेंगे, बाकी का नंबर बाद में आएगा। खुद अपने मन से पूछो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। मंच के माध्यम से खड़े होकर भाषण देना आसान चीज है, लेकिन खुद से मन से पूछो कि कितने रिश्तेदारों में, कितने यारों को, कितने दोस्तों को, कितनी बहनों को, कितने भाइयों को हम गांव गांव जाकर तैयार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि लड़ाई गरीबों की लड़ाई हमारे अमीरों से फिर चल पड़ी है। अब जिनके पास पैसे नहीं है उनकी लड़ाई इनसे हो गई, जिनके पास अकायदान है इसके। कब बताओगे, कब बताओगे जा करके घर घर बहन बेटियों को, माताओं को, बुजुर्गों को कि वो लड़ाई चल पड़ी है जो कभी अंग्रेजों से हमने लड़ी, वो लड़ाई चल पड़ी है जो कभी बेटियों के लिए हम लोगों ने अपने जान देकर के लड़ाइयां लड़ी। कब बताऊंगा, वही समय है। अभी हमारे सीनियर मेरे पिता तुल्य है, उन्होंने बहुत मजबूत बात कही। ये समय बड़ा उज्ज्वल है, अगर इस समय को नहीं समझोगे, नहीं संभालोगे तो कितनी हत्याएं होंगी ये अंदाजा नहीं है। हर रोज देश में मोमिन जी के नाम से हत्याएं होती है, हर रोज। अब सोचो इस देश की स्थिति ऐसी होती जा रही है, क्या होगा। महापुरुषों ने कहा है जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं भी हर मंच पर कहता हूं कि जिस समाज की जितनी संख्या भारी है इस देश के प्रति उसकी उतनी जिम्मेदारी भी है। अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करो। ये देश पुनः गुलाम होने की कगार पर है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम करते करते यहाँ का रेलवे बेच दिया, यहाँ के एयरलाइंस बेच दिए, यहाँ का नेटवर्क बेच दिया, यहाँ की जमीनें बेच दी। अब वह कपोड़ बदल उनकी निगाह कब बदलोगे, जब सब लुट जाएगा, जब कला करेंगे इनके घर खाली कर दो तब लुट जाएगा। आप जानते हैं इस देश के प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इस देश में 10,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फरमान शायद जारी हो चुका है, जल्दी आने वाला। किस लिए, क्योंकि वहां दलित पिछड़े मुसलमानों के बच्चे जाकर पढ़ लेते हैं। अभी जो तालीम की बात कर रहे पढ़ लेते हैं, किस लिए कि प्राइवेट स्कूलों को बड़ा करना चाहते हैं, जहां 10,000 15,000 फीस है। नहीं हम लोगों की हैसियत देने की, नहीं दे सकते हम इतनी फीस, वो जानते हैं। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो ना जाने कितने ऐसे मेहताब पैदा होंगे, ना जाने कितने विनय रत्न पैदा होंगे, ना जाने यहाँ बैठे हुए ऐसे कितने लोग पैदा होंगे जो माइक के माध्यम से अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। तो आज उनको बंद करने के कारण कैसे रोकूं, कौन रहेगा रोकने। उस खुदा ने भी हाथ पैर दे दिए हैं, दिमाग दे दिया है और कहा है जाकर नीचे काम कर। अब अच्छा काम करना बुरा काम करना है ये तुम तय। अगर उनको रोकना चाहते हो, उनको जकड़ना चाहते हो, वो धीरे धीरे जो हमारी जड़ें काटने पर लगे हुए हैं, उसका सिर्फ एक ही माध्यम है, लोकतंत्र के माध्यम से इस देश में अपनी सत्ता को स्थापित करने का काम करो। बहुत सारे लोग आएंगे, भाषण करने आएंगे, बड़ी बड़ी बात करने आएंगे, लेकिन समझ लो जो आपके मरने जीने में नहीं खड़ा, वो चाहे आपका सगा भाई क्यों ना हो, वोट सपोर्ट छोड़िए, उसको बैठना तक खाट पर बंद दीजिए अपने घर। जब तक ये बात मन में नहीं बनाओगे काम चलेगा नहीं। आज समाजवादी के लोग कहते हैं सारा मुसलमान उनका, आजम खां को जेल ढक दिया जाता है, चोरी का मुकदमा लगा दिया जाता है। किस लिए, एक यूनिवर्सिटी खोलने पर। और समाजवादी के नेता बोलते तक नहीं है, क्यों। वक्फ बोर्ड का इतना बड़ा मामला, ये हमारा पर्सनल मामला है, इसमें हम किसी को इंटरफेयर करने की आजादी नहीं देते। वो जमीन हमारी है, हमारे लोगों ने जमीन को दिया, खुद दान दिया, तब जाकर के वो वक्फ बोर्ड की जमीन बनी। कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है, किसके पीछे फिरोगे। यहां दिख रहा है आपको कोई विधायक का बेटा बैठा हुआ सामने, दिख रहा है किसी बड़े मंत्री का बेटा या किसी बड़े अधिकारी का बेटा, फैक्ट्री का मालिक कोई दिख रहा है? नहीं, ये सब सड़क से उठे लोग हैं। और ये आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं अगर आप ये सोच बैठे हैं कि कोई नेता आएगा एसी के कमरे से सोने का चम्मच मुंह में लेकर के वो आपकी लड़ाई लड़ेगा, तो नहीं लड़ सकता। अगर आपकी लड़ाई कोई लड़ सकता है तो वो लड़ सकता है जिसने मजदूरी की हो, जिसने खेत में गेहूं काटे हो, जो रात दिन चलने की क्षमता रखता हो, वो आपकी लड़ाई कर सकता है। और अगर आप यही सोच बैठे हो कि नहीं
फलाने नेताजी पिछले 20 साल से राजनीति में है, वोट सपोर्ट नोट उनको देंगे, तो साहब वो वोट सपोर्ट नोट लेंगे तो जरूर, लेकिन फिर 4 साल 5 साल आपको दिखेंगे नहीं दिखेंगे, इसका कोई ठेकेदारी नहीं। उदाहरण के लिए बताऊं, अब से 8 साल पहले 10 साल पहले जब झगड़े होते थे, आपसी झगड़े आपसी विवाद हो जाते थे, तो ट्रैक्टर टाली जाती थी दोनों पक्षों की भरकर विदाई के कोठी पे जाती थी या नहीं जाती थी? जाते थे ना। जिनको ना पता हो अपने आगे पिताओं से पूछना कि जब पहले झगड़े होते थे और पुलिस मुकदमा दर्ज करती थी, तो फैसले के लिए भी या मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी ट्रैक्टर टाली भरकर जाती थी विधायक जी के और एमपी साहब की कोठी पर, और पूरे दिन धूप में खड़े रहने के बाद एमपी साहब 4 घंटे बाद आते थे, विधायक जी 4 घंटे बाद आते थे, कहते थे बताओ क्या करना है, कहते थे भैया हमारा मुकदमा दर्ज करा दो, विधायक जी कहते थे ठीक है बैठो बैठो, फिर 2 घंटे बाद आते थे बताओ क्या करना है। इतना धूप में हमारा खून से लेकर पसीना सब कुछ उजड़ जाता था, न्याय तो गया भाड़ में, फिर हम कहते थे भाई विधायक जी हमारा फैसला ही आप करा दो। आज ऐसा है क्या? आज तो कहीं किसी की तरफ गलत उंगली उठ जाए तो विधायक ही अपना वो कल पड़ा कुत्ता फोल्ड करते हैं और बड़ी तेजी से गाड़े पानी में भागते हुए गांव में आते हैं और कहता भाई हमारी मदद चाहिए क्या? आज गरीब आदमी ये कहता नहीं, बीमारी में है, बीमारी मदद करेगी, नेताजी आपकी कोई मदद की जरूरत नहीं है। और इस देश के अंदर, इस जिले के अंदर, जिले से जहां जहां बीमारी है 24 राज्यों के अंदर, प्रशासन की इतनी हैसियत नहीं किसी बेटी के साथ बुजुर्ग के साथ गलत हुआ हो और वो मुकदमा दर्ज न करे, उसको मुकदमा दर्ज करना पड़ता है। ये ताकत है भीमान मेरा सभा पार्टी के लोगों को। सिर्फ न्याय के लिए आप लोग अगर समझबूती से लड़ जाए तो कोई हमें हरा नहीं। मुझे एक बार कहा एक मेरे मित्र ने कि भाई भूखे नंगे लोग कब तक लड़ेंगे? हमने कहा यही तो बनेगा, भूखे नंगे आदमी के पास खोने के लिए कुछ होता नहीं। भाई भूखे तो हैं, न्याय की भीख मांगते रहते, भूखे तो हैं, रोटी के लिए पूरे दिन परिश्रम करते हैं, भूखे तो हैं। हमने कहा हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हम जब लड़ना शुरू करेंगे तो जो भी जीतेंगे वो हमको मिलता ही रहेगा, खोजा ही कुछ बर्बाद होने नहीं। मैं सत्संग में गया था, तुम्हारी बेड़ा सत्संग में जाकर सारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी थे, आपके क्षेत्रों के विधायक भी थे। जब तक वो रहे तो मुझे वोट नहीं दिया। तो उन्हें पता था कि इस आदमी के माइक आते ही हाथ में पहले तो ये पूछने में जिस रास्ते से मैं चल के आया हूँ, जहाँ मेरी माए बैठी है, बारिश हो गई थी, वहाँ क्या व्यवस्था उस घरे में, तो मेरी माए बैठ कर सत्संग को सुन रही है, उसका क्या हुआ? बाद में सब मुझे कहने भैया भैया, हमने कहा ठीक है, नेता अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, सामाजिक काम अपनी जगह, लेकिन मेरी बात सुनो, भीम आर्मी का तो कार्यकर्ता जब खड़ा होगा तब तक अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, तब तक ये कहेगा कि लोकतंत्र में जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो सबको एक लग रहा था यार यहाँ मंत्री आए हुए हैं, क्या समाज कल्याण मंत्री थे, कौन से मंत्री आए हुए हैं, ये क्या कुछ ना कहते हैं। लेकिन जैसे कुछ लोगों को पता लगा मैं कौन है, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो आपके पूर्व विधायक पूर्व मंत्री वहां हाथ मिलाने लगे, कहना भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एमपी साहब को हमारी ओर से नमस्ते कहना, और जब हमारी जरूरत पड़े तो बताना। हमने कहा साहब जरूरत की तो बात यह है, आइए ये घर खुला है, बाहें भी खुली है और दिल हमारे बहुत बड़े आ जाइए। आपको एमपी एमएलए विधायक बनना तो हमने समझाया बनाने का, लेकिन ये समझ लो एक बात जो कहने जा रहा, बात बहुत महत्वपूर्ण है। और लगता है महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ना तो पैसे से बहुत मजबूत थे, टॉप के इंजीनियर, अपना बड़ा व्यापार था, बड़ा कोई कमी नहीं थी पैसे, लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन छोड़ करके हम लोगों की शिक्षा के लिए, यहाँ के छोटों की शिक्षा के लिए क्यों लगाया। एक शादी में गए थे, वहां मैंने बस शुक्र है खाना खा रहे बैठे बड़ी मंगल से उठा दिया, तो उन्होंने जो है अपना पूरा जीवन हमारे लिए लगा दिया। बच्चा नहीं था, बच्चा खुद दिया, सम्मान नहीं मिला। जब अछूतों के लिए काम करना शुरू किया तो सम्मान नहीं मिला। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की फोटो को हमारे सामने फाड़ सकता है किसी इतनी हैसियत नहीं है ना। जब जिंदा थे सम्मान नहीं मिला, लेकिन आज भर भर के सम्मान मिलता है। किसी नेता की इतनी औकात नहीं महात्मा ज्योतिबा फुले की
स्टैचू के लगा हो और उस पर बिना माला चढ़ाए, बिना हाथ जोड़े, बिना सलाम किए चला जाए। सारे नेता को वहां जोड़ना पड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल के बाहर बैठ के पढ़े, बाहर बैठ के पढ़े और इतने पढ़े कि उनके जैसा देश छोड़िए, अभी तक विश्व में भी उनके जैसा आदमी नहीं है कोई, इनके जितना पढ़ा लिखा। जब ये देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और लगातार पूरे देश में यहाँ के जो नेता थे वो ढूंढते फिर रहे थे भाई किसी पर संविधान लिखवाना है, तब अंग्रेजों ने कहा था मूर्खों यहाँ कहां ढूंढते घूम रहे हो, तुम्हारे देश में एक आदमी है जिसका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, उसके पास चले जाओ, वो संविधान चुटकियों में लिख कर देता करता। लेकिन बाबा साहब जब तक जिंदा रहे सम्मान मिला था। हिंदू कोड बिल पर उन्होंने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया ना, जब तक जिंदा रहे सम्मान मिला नहीं मिला। लेकिन जाने के बाद आज उनकी फोटो पर कोई उंगली कैसे कर देगा क्या? कोई कुछ स्टेचू को हमारे सामने तोड़ देगा क्या? नहीं तोड़ सकता ना। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये आंदोलन है उन लोगों का आंदोलन है जिनको जीते जी सम्मान नहीं मिल सकता। लिख लो मेरी बात, आज कोई नेता इसमें आ गया तो सम्मान ले जाएगा, लेकिन सम्मान नहीं मिल सकता। हाँ, जब तुम इस लड़ाई को लड़ते लड़ते यहां से चले जाओगे तो तुम्हारा क्षेत्र, तुम्हारा गांव, तुम्हारे समाज के लोग तुम्हारा नाम जरूर लेंगे कि नहीं यार ये आदमी था, ये बहुत मजबूती से काम करता था, न्याय के लिए खड़ा रहता था। जीता जाता उदाहरण भी दूंगा, भाई चंद्रशेखर आजाद एमपी बन गया है ना, सारी सुविधाएं मिलती है एमपी में, बंगला से लेकर सब चीजें सुविधाएं, चाहते तो अच्छा जीवन जी सकते हैं। आज महाराष्ट्र है, कल हरियाणा थी, परसों के 20 प्रोग्राम हरियाणा के हैं। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, इस आंदोलन को चलाओगे तो निरंतर काम करना पड़ेगा, चाहे आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाओ तब भी आपको सड़क पर निकलकर काम करते रहना होगा। तो यही बात आप लोगों के पास भी है, जितने लोग यहाँ शख्स बैठे हैं मंच पर हो चाहे नीचे हो। आज सम्मान देखोगे तो कल कोई सम्मान नहीं करेगा। हाँ, आज अपमान का घूंट पी जाओगे तो कल जाने के बाद नस्लें याद रखेंगी, पुरखों में गिने जाओगे कि हमारे पुरखे थे जिन्होंने न्याय अत्याचार के खिलाफ मजबूत आवाज बुलंद करने का काम किया। रही राजनीतिक ताकत की बात, आप सब लोग ज्यादा प्रचार करना शुरू करो। भारतीय जनता पार्टी के बाद ना जाने कितना पैसा है प्रचार करने के लिए, ना जाने कितने लोग हैं प्रचार करने के, पैसे देकर प्रचार करा सकते हैं। आप मैंने किसी को पैसे दिए नहीं आने के लिए, दी किसी को दिहाड़ी? जोर से बताओ, अपनी मर्जी से आए हो ना? सुनकर भाई भिवान में राष्ट्राध्यक्ष आए, भिवान में कार्यक्रम है, जाकर पूछो दूसरों कार्यक्रम में दिहाड़ी को लोग लेके जाए जाते हैं, हमारे लोग, समझ रहे हो? इतने ताकतवर है हम कि अगर हमने प्रचार करना शुरू कर दिया, रिक्शा चलाने वाला या रिक्शा में कोई बैठे तो बताए कि भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े हो जाओ। जब किसी के यहाँ मजदूरी करने जाओ तो कहो कि इस बार तुमने सबको देखा, इस बार चंद्रशेखर आजाद को देख लो। जब मिठाई लेने जाओ, कपड़े लेने जाओ, सब्जी लेने जाओ, जब प्रचार करना शुरू करो, यही तो प्रचार है। रिश्तेदारी में जाओ तो प्रचार करो, किसी के मरने में जाओ तो प्रचार करो, शादी में जाओ तो प्रचार करो, किसी ब्याह में जाओ तो प्रचार करो, रिश्तेदारी में जाओ तो प्रचार करो। देखो 27 नजदीक है, उत्तर प्रदेश में तो सरकार को चुटकी मार के लगा रहे, चल भाई हो जाए काम पूरा। अब यहां से देश के वोटरों का नंबर है 27 में, समझ रहे हो? मैंने कहा पैसे तो नहीं है, लेकिन ये आबादी है ना, है नहीं आबादी? तो प्रचार करना शुरू करो। शाम को 1 घंटा निकला करो गांव में, हर वर्ग के व्यक्ति से बात किया करो। ये मत सोचा करो ये किस जात किसी बिरादरी का नहीं, सबसे बैठ के संवैधानिक बात करना शुरू करो। और जब संवैधानिक बात करना शुरू करोगे और पॉइंट टू पॉइंट बताओगे और कहोगे कि ये अधिकार है, इसके लिए लड़ना है, तो मैं कहता हूं जो लोग आपसे नफरत कर दे वो भी आप लोगों को वोट देने का काम करेंगे। तो इसलिए प्रचार बेहद जरूरी। आप सब लोग यहाँ आए, आप सब लोगों का शुक्रिया। ये मैंने जो बोला ये भाषण नहीं था, ये वो दर्द है जो मैं महसूस करता हूँ पूरे देश में घूम करके। ये वो दर्द है जब किसी बेटी का रेप होता है उसको महसूस करता हूँ। ये वो दर्द है जब मोब लंचिंग में किसी भाई को मारा जाता है, वो महसूस मैं करता हूँ। ये दर्द मैंने आप सब लोगों को बताया, ये दर्द मैंने आप लोगों को बताया। मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है तमाम साथी मिलकर के इस आजाद समाज पार्टी कांशीराम की आवाज को, भीम आर्मी की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। खुद को चंद्रशेखर आजाद समझ करके इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम